साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमरेश ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष बीपीएससी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश दत्त या फिर आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के द्वारा अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर भी इनका चयन किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन या फिर शिवाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अष्ट जो प्रधान है इसका जो गठन किया था वह आपका शिवाजी ने किया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में, कब याद रखिएगा आपका 1674 ईस्वी में अपने राज्याभिषेक के समय मराठा साम्राज्य के कुशल प्रशासन और सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए 8 मंत्रियों का गठन किया था। ठीक है, और यही अष्ट प्रधान कहलाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अष्ट प्रधान क्या है? तो यह 8 मंत्रियों का एक परिषद है और इसे ही अष्ट प्रधान कहा जाता है। और अष्ट प्रधान का गठन महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही ऑप्शन में दे रहा है आपका चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त की बात करें तो यह भारत के महान सम्राट और मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के जो शासक थे धनानंद, उनको हराकर मगध में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, तो इसको ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और 321-22 ईस्वी में, कब? तो 321 और 322 ईस्वी में लगभग पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद जो 153 है इसके तहत राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था किया गया है। ठीक है, यदि मैं राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल का जो भारतीय संविधान में चर्चा है वह भाग 6 में चर्चा है। ठीक है, भाग 6 के अनुच्छेद आपका 153 से लेकर 162 में इसकी चर्चा किया गया है राज्यपाल के बारे में। ठीक है, और अनुच्छेद 53 आप लोग याद रखिएगा। 153 अनुच्छेद है वह क्या कहता है कि तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट के तौर पर आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वही अनुच्छेद 154 की बात करें। ठीक है, तो अनुच्छेद 154 भी आप लोग याद रखिएगा। क्या कहता है? तो यह राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में बताता है और कहता है कि राज्य की जो कार्यकारी शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वही अनुच्छेद जो 155 है वह राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 155 में किया गया है। किसके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होता है? तो ये राज्यपाल की जो नियुक्ति होता है वह प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, वही अगर आपसे अनुच्छेद 156 पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल की चर्चा किया गया है। ठीक है, किसके बारे में चर्चा किया गया है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति के समान ही 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वही 157 से 158 की बात करें तो याद रखिएगा आपका 157 अनुच्छेद से 158। ठीक है, इसमें आपकी राज्यपाल की योग्यता एवं शर्तों के बारे में चर्चा किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो आपका अनुच्छेद 153 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है?
ऑप्शन देख लीजिए, सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी या फिर बालन नदी। तो ये आपका बिहार का मैप है और ठीक है, और बिहार के मैप में आपका जो गंगा नदी है और बिहार के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और यह गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, एक आपका नॉर्थ बिहार और दूसरा आपका साउथ बिहार। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। वही क्वेश्चन कह रहा है जो कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा नदी में मिल जाती है, तो ये आपका पुनपुन नदी है। ठीक है, ये जो पुनपुन नदी है इसका उद्गम आपका झारखंड से होता है। ठीक है, झारखंड में एक पलामू जिला है, वही पलामू जिले में ही छोटा नागपुर पठार है, वहीं से पुनपुन नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और गंगा में इसका संगम पटना के फतुहा में होता है। फतुहा में कहाँ होता है, तो पटना जिले के फतुहा में गंगा के पास पुनपुन नदी का संगम हो जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। गंगा की बात करें तो उत्तर की ओर से जो नदियाँ आती है और गंगा नदी में मिलती है उसको आप लोग याद रख सकते हैं, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ठीक है, वहीं दक्षिण की ओर से जो नदियाँ गंगा में मिलती है उसको भी आप लोग याद रखिएगा, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल या फिर अजय। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, पुनपुन नदी, जो कि गंगा नदी में फतुहा के पास मिल जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो उदयन है, इन्होंने ही अपनी जो राजधानी राजगिरी था पहले, ठीक है, और राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र जो शहर था वह व्यापार और सैनिक दृष्टि से एक सामरिक स्थान था, और इसी की वजह से उदयन ने राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यह जो उदयन है वह मगध के हर्यक वंश के शासक है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। वही जो उदयन है, उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र का नींव रखा था। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी के पटना का जो शहर की नींव रखा गया था उदयन के द्वारा, वह किस नदी के संगम पर रखा गया था? तो ये आपका गंगा और सोन नदी के संगम पर इसका नींव रखा गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी उदयन हो जाएगा, जिन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार के बारे में आपको मालूम ही है, ये हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते हैं, और अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या किया था। ठीक है, तो इस पर देखा जाए तो ये सभी के सभी जो शासक हैं वह एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, 71वां, 72वां, 73वां या फिर 74वां। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, भारत में जो पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है, याद रखिएगा, 1992 के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और 1992 में यह दर्जा दिया गया था, और यह जो लागू हुआ था यह आप लोग याद रखिएगा, 24 अप्रैल को यह लागू हुआ था। कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। तो इसीलिए 24 अप्रैल को ही राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन सी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, वही संवैधानिक संशोधन की बात करें तो संवैधानिक जो संशोधन होता है वह अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यदि मैं संवैधानिक प्रावधान की बात करूँ तो यह जो पंचायती राज है यह भारतीय संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है। ठीक है, और इसे पंचायत नाम दिया गया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो सबसे पहले हम लोग जनगणना की बात कर लेते हैं। तो जनगणना की बात करें तो भारत में जो पहली जनगणना हुआ था वह 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में यह जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। वही आपसे पूछ ले कि भारत में जो पहली विधिवत जनगणना कब से शुरू हुआ था? तो 1881 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर भारत में जनगणना की व्यवस्था कर दी गई। 1881, फिर अगला जो जनगणना हुआ था वह आपका 1891
ईस्वी में हुआ था, इसको आप लोग याद रखिएगा। और जनगणना से संबंधित एक आपका 1921 का वर्ष पूछा जाता है, ठीक है। ये जो 1921 का वर्ष है वह भारत में जनसांख्यिकीय इतिहास में द ग्रेट डिवाइड या फिर महान विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है, 1921 का वर्ष, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये जो जनगणना है वह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो आपका रजिस्ट्रार जनरल होता है और जनगणना आयुक्त होता है, उसी के कार्यालय के द्वारा जनगणना कराया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वही आपसे पूछा जाए तो अभी जो जनगणना होने वाला है 2027-28 में, ठीक है, ये जो है यह भारत में पहली डिजिटल तरीके से जनगणना होने जा रहा है। भारतीय इतिहास में पहली बार 2027-28 में जो डिजिटल जनगणना आयोजित किया जा रहा है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वही अगर मैं बिहार की जनगणना की बात करूँ तो बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या है वह है आपका 10 करोड़, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 10 करोड़ 40,99,452 है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है जो बिहार में निवास करती है, ठीक है, याद रखिएगा। वही आपका 10,40,99,452 में से जो पुरुषों की कुल जनसंख्या है वह है आपका 52.14% है, ठीक है। वही महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो यह आपका 47.86% है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वही बिहार में आपकी साक्षरता दर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो साक्षरता दर है वह आपका 61.80% माना जाता है, ठीक है। और इन 61.80% में से जो पुरुषों की जो साक्षरता दर है वह आपका 71.2% है। वही महिलाओं की साक्षरता दर की बात करें तो 51.5% है, इसको आप लोग याद रखिएगा। वही बिहार में आपका जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में जनसंख्या घनत्व आपका 1106 है, ठीक है, 1106 याद रखिएगा। वही सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की बात करें तो यह आपका 918 है, याद रखिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आप लोग को बता देते हैं कि बिहार में आपका जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो यह है आपका पटना, ठीक है। वही आपसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछ ले तो ये आप याद रखिएगा शेखपुरा है, ठीक है। वही आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो आपका शिवहर है, ठीक है, याद रखिएगा शिवहर है। वही न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वह है आपका कैमूर, ठीक है, कैमूर यानी भभुआ, याद रखिएगा। वही आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो यह आप याद रख सकते हैं रोहतास है, ठीक है, रोहतास याद रखिएगा। वही आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है तो यह आपका गोपालगंज, जो कि एग्जाम में काफ़ी ये पूछे जाते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है तो ये आपका 61.8% है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, बिहार में तेल शोधक कारखाना यानी रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, सिंहभूम, रुद्रसागर, बरौनी या फिर मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार के बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है यह आपका स्थित है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के बीच है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? ठीक है, तो बिहार में जो गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो यह आपका पटना हो जाता है। पटना में सर्वाधिक गंगा नदी की लंबाई है। टोटल अगर डिस्टेंस की बात करें तो यह आपका 99 किलोमीटर बिहार के पटना से आपका डिस्टेंस ट्रेवल करता है आपका गंगा नदी। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, वही आपसे बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो यह आपका 445 है। ठीक है, और ये जो गंगा नदी है यह बिहार के कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वही गंगा नदी का बिहार में जो प्रवेश है वह आपका बक्सर से होता है और इसका जो अंतिम मुहाना होता है वह आपका कटिहार में होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह सभी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? गया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण या फिर पूर्णिया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार का जो सबसे उत्तरी जिला है
वह आपका पश्चिम चंपारण है। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिम चंपारण है बिहार का सबसे उत्तरी जिला। वही बिहार का सबसे पूर्वी जिला की बात करें तो ये आपका किशनगंज है। ठीक है, वही बिहार का सबसे दक्षिणी जिला अगर पूछे तो ये आपका गया हो जाता है। और बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला सबसे आपका दक्षिणी जिला गया हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बिहार का जो सबसे आपका जो पश्चिमी जिला है वह आपका कैमूर यानी भभुआ हो जाता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला आपका पश्चिम चंपारण हो जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये है आपका बिहार का मैप। और बिहार के सीमावर्ती की बात करें तो बिहार के उत्तर में आपका नेपाल हो जाता है और बिहार के पूरब में आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है। वेस्ट बंगाल आप लोग याद रखिएगा। और बिहार के दक्षिण में आपका झारखंड हो जाता है और वही बिहार के पश्चिम में आपका यूपी आ जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। वही आपसे पूछा जाए कि बिहार के उत्तर में जो नेपाल है उससे बिहार के कुल कितने जिले से अपना सीमा साझा करता है, तो वो आपका 7 जिला है। याद रखिएगा कौन कौन से, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। यदि आपसे पूछता है कि पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले सीमा साझा करता है, तो आपका 3 जिला है। कौन कौन सा, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। वही आपसे यूपी के साथ पूछा जाए तो यूपी के साथ आपका 8 जिला साझा करता है। कौन कौन सा, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान हो गया, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया और आपका रोहतास जिला हो जाएगा। वही आपसे झारखंड के साथ बात करें तो झारखंड से आपका 8 जिला सीमा साझा करता है। कौन कौन सा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर और एक हो जाएगा आपका कटिहार। ठीक है, ये 8 जिले हैं जो झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। वही बिहार की बात करें तो बिहार का जो कुल एरिया है यानी कुल जो क्षेत्रफल है वह आपका 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। आप लोग याद रखिएगा, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप ये सभी प्रश्न आप सभी को के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। निश्चित तौर पर आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इन 10 प्रश्नों में आपका कुल जो कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, और यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।